वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज डे 8 ऑफ आवर फीनिक्स 1.0 द अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर फिजिक्स। मैं जानता हूँ कि बहुत लंबा ब्रेक लग गया है, ठीक है। बेसिकली आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एंड एक रफली 10-12 दिन उसी में घुस गया एंड आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड एनीथिंग फॉर द लास्ट 10 days. So yeah, we resume today and it is electrostatics। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग शुरू। अभी अपलोड ऑब्वियसली 7 बजे नहीं होगा, बट या देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स feels a little complicated when it is up to say by for the students, but to let me be honest, ये complicated नहीं है अगर आप इसको ढंग से समझ लो तो, ठीक है। रिंग निकाले तो लिखने को नहीं जमता नहीं तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भाई देखो, चैप्टर की शुरुआत तो तुम बुक में देखो तो गॉस लॉ से शुरू होती है, बट अगेन समझने के लिए वो गॉस लॉ से नहीं है, वो समझना अगर हो तो वो 11th के टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स में से आप बेहतर समझ पाओगे। तो शुरुआत हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कर लेंगे और विथ टाइम हम धीरे 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 दूसरे टॉपिक्स पे कूदेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए भाई साहब, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्लो हो रहे हैं। लेट मी ड्रॉ देम अगेन, ठीक है। कोई तो एक चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्लो हो रहे हैं, ऑलराइट। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट से पास होंगे। जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट से पास हो, हम लोग बोलेंगे दे आर ऑलवेज पासिंग नॉर्मली थ्रू द कंडक्टर एंड देन दे विल बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ढंग से अगर लिखना हो ना तो मैं लिख सकता हूं इसको सिंपल डेफिनेशन में, लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली through a conductor will be defined as electric flux। बस इतना हमारा बेसिक हो गया। इसको कैसे बता देंगे बच्चा, हम इसे बता देंगे एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या है, ये सारी चीजें जाननी है। अब देखो, सबसे पहली चीज, इसका जो एसआई यूनिट है ना बेटा, दैट इज वेबर। वेबर हम इसे WB भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इस फाई का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम्स एरिया। अब ऑब्वियसली बात है, डॉट प्रोडक्ट है, आप इसे रिजॉल्व कर लोगे तो आपको आ जाएगा EA cos थीटा। ये वो एलिमेंट है जो हमें पढ़ना रहता है 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से, ठीक है। अगर आप 11th का बुक देखोगे तो आपको ये चीज जो है आपको वहां पे दिख जाएगी, EA cos थीटा। क्लियर है ये चीज? बढ़ते आगे विद आवर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। अब 12th में जैसे ही आते हैं ना, एक सेक्शन आ जाता है जिसको हम लोग नाम दे देंगे गॉस लॉ, ठीक है। 12th का हमारा पहला टॉपिक क्या है बच्चे? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है पता है कि अगर भाई साहब आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ध्यान से समझना, इसके हर पॉइंट पे एक मीनिंग है। ये कहता है फॉर अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप। ये क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है बच्चे अ सरफेस और अ बॉडी दैट हैज वॉल्यूम इनसाइड। बेसिकली क्यूब कह सकते हो आप, इसे स्फीयर कह सकते हो आप, इसमें कोन ला सकते हो आप, इसमें क्यूबॉइड ला सकते हो। एक 3 डायमेंशनल बॉडी जिसके अंदर वॉल्यूम एनक्लोज हो सके, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। वहीं पे कहा जाता है एलिमेंट कॉल्ड एज ओपन सरफेस। भाई ओपन सरफेस की क्या कहानी है? ओपन सरफेसेस का मतलब होता है ऐसे सरफेसेस जिसके पास एक 3 डायमेंशनल बॉडी नहीं होती, विच बेसिकली मीन्स कि ये वाले बॉडीज के पास सिर्फ एरिया होगा, वॉल्यूम नहीं होगा। वेयर आई से सिर्फ एरिया होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, इसका मतलब एग्जांपल्स लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, अ सर्कल, ये सारे आ जाते हैं। तो ओपन सरफेस 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्लोज सरफेस भाई 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ध्यान में रखना, जिन चीजों के पास वॉल्यूम है वो क्लोज सरफेस हो जाते हैं, जिनके पास वॉल्यूम नहीं है वो सारे हमारे ओपन सरफेस रहते हैं। तो ये बोलते हैं फॉर अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। मतलब क्या है? मतलब ये भाई, मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी ऐसी कोई, तो ठीक है, इस बॉडी के अंदर ऐसे कुछ चार्जेस है और एक मान लो एक चार्ज बाहर है।
तो गॉस लॉ के अनुसार अगर मैं इसका फ्लक्स लिखना चाहूं तो फ्लक्स बोलता है दैट इट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इट क्लियरली डज नॉट डिपेंड ऑन Q4। क्लियर बात है कि भाई ये Q4 पे डिपेंड नहीं करेगी, बट हाँ ये Q1 पे डिपेंड करेगी, Q2 पे डिपेंड करेगी और भाई साहब ये Q3 पे डिपेंड करेगी। सारे चार्जेस जो उस बॉडी के अंदर है उन सब पे ये डिपेंड करने वाली है। ये पहला पॉइंट है। अब अगेन यहाँ पे आप सोचो कि क्या ये फ्लक्स की वैल्यू शेप ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगी क्या, वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी क्या? द आंसर इज नहीं। ये बिल्कुल भी शेप पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इमेजिन करो इफ आई हैव अ क्यूबॉइड, ठीक है, और मे बी आई हैव अ स्फीयर, मे बी आई हैव अ कोन। इनमें अगर मैंने Q1 Q2 दो क्यूबॉइड में मैंने Q1 Q2 लिया, सेम चार्जेस को मैंने स्फीयर में लिया, सेम चार्जेस को मैंने कोन के अंदर ले लिया, भाई आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो शेप ऑफ द कंडक्टर डज नॉट रियली मैटर मच। पहला पॉइंट है जो सभी को याद रखना है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि आपका कंडक्टर का शेप क्या है। एक चीज है ना बुक में लिखी नहीं गई है, बट ये आपके जेई सीईटी में बहुत काम आता है। इट ओबेज गॉस लॉ। ओके, ये तो गॉस लॉ ही है ना, तो ये स्टेटमेंट बहुत इनप्रैक्टिकल हो गया। इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो इट गोस फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये सिर्फ लिख के रखो, बाद में समझ जाएगा कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। अब गॉस लॉ के बेस पे ना 3 डेरिवेशन है तुम्हारे सिलेबस में। गॉस लॉ के डेरिवेशन में केस में 3 डेरिवेशन है तुम्हारे सिलेबस में। पहला सवाल देखते हैं, आ जाओ। पहला सवाल कहता है डराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट electric field intensity for a charged sphere। ठीक है। अब बेसिकली बोलता सवाल क्या है कि एक एक्सप्रेशन ढूंढना है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बता सकें। मैंने बोला ठीक है भाई, एक काम करो, एक स्फीयर ले लो, उस स्फीयर पे लगा दो कुछ चार्जेस, ठीक है। इस काम करो भाई, एक स्फीयर ले लो और स्फीयर पे लगा दो कुछ चार्जेस। कितने चार्जेस बच्चे? Q चार्जेस। इस बेचारे स्फीयर का जो रेडियस होगा ना बेटा, दैट इज कैपिटल आर। कितना है रेडियस बच्चे इसका? कैपिटल आर। अब मैंने बोला कि मुझे ना इस एक रैंडम सा पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होगा ड्यू टू दिस चार्ज प्लेस्ड ऑन दिस स्फीयर। लॉजिक समझ रहे हो? इस स्फीयर के कारण, इस जिस स्फीयर पे जो चार्ज पड़ा हुआ है, राइट, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट P पे कितनी आएगी, मुझे ये जानना है। लॉजिक समझ रहे हो ना? लॉजिक समझ रहे हैं? ये बोलता है कि भाई ये जो चार्ज है इसके कारण आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट P पे कितनी आएगी, इज माय रियल क्वेश्चन। सो हम क्या करेंगे, हम ना इस पॉइंट P के आसपास एक ऐसा इमेजिनरी स्फीयर ले लेंगे। तो बोले सर इमेजिनरी स्फीयर की जरूरत है क्या? मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ जरूरत है, ध्यान से देखना क्यों जरूरत है। पहले लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा सा बड़ा कर ले, हाँ अब आ गया बरोबर। अब सवाल ये उठता है दिमाग में कि भाई इस इमेजिनरी स्फीयर की जरूरत क्या है। सबसे पहले तो ये समझो, मैं अगर स्फीयर के सेंटर से पॉइंट P तक के डिस्टेंस को ले जाऊं, तो वो जो डिस्टेंस है बच्चे, आई लेट मी जस्ट कॉल इट एज स्मॉल आर। पहला तो मैं उसे स्मॉल आर लिखना चाहूंगा। दूसरी बात, भाई मैं गॉस लॉ तभी यूज कर सकता हूं जब ये जो चार्ज Q है ना बच्चे, ये स्फीयर के अंदर हो, जबकि ये इस स्फीयर के सरफेस पे था, अंदर नहीं था। तो अगर मुझे गॉस लॉ यूज करना है तो मुझे किसी ना किसी प्रकार से एक ऐसा स्फीयर क्रिएट करना पड़ेगा जो उसके अंदर हो। लॉजिक समझ रहे हो? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर क्रिएट कर लिया। मैंने क्या क्रिएट कर लिया बच्चे? एक इमेजिनरी स्फीयर। इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर अब ये चार्ज कैपिटल Q है। लॉजिक समझ पा रहे हो? ये जो चार्ज है बच्चे मेरा कैपिटल Q अब इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर है, और इसी स्फीयर को हम लोग कह सकते हैं गॉसियन स्फीयर। इट्स एन इमेजिनरी स्फीयर, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हाँ ये आपको समझना होगा। अब मैं क्या करूंगा ना, इस पॉइंट P के आसपास एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं ds। अब अगर आप सभी को पता है तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो हमेशा जो होता है ना बच्चे, दैट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो आपका जो ds वेक्टर होगा वो इधर होगा, ठीक है।
अगर आपको पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये है कि अगर ये मेरा चार्ज है ना, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 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 और उसी प्रकार से ये भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ये चीजें हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी भाई साहब ड्रॉ हो गया और आपका डीएस वेक्टर भी ड्रॉ हो गया। प्लीज टेल मी, बताओ जरा खुद खोल के बताओ, द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर क्या होगा? मेरे को जहां तक दिख रहा है 0 होगा। सो अगर मैंने उनके बीच का cos थीटा कैलकुलेट किया तो आपका cos थीटा बन जाएगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू हो जाती है +1। अब आगे देखना, हमने पढ़ा हुआ है फ्लक्स का, जस्ट अभी कुछ समय पहले पढ़ा, इट वाज E एरिया cos थीटा। पर अगर मैं छोटा सा एरिया लूंगा ना बच्चे, इससे मैं ds लूंगा तो मुझे सिर्फ छोटा सा फ्लक्स मिलेगा। अगर मुझे पूरा फ्लक्स चाहिए तो मुझे इस चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट मी डू दैट थिंग। इंटीग्रेट कर दिया मैंने एडीएस cos थीटा। ds वाज अ वेरी स्मॉल एरिया ना जो p के आजू बाजू था, ठीक है। सो E नहीं पता मुझे, ds मुझे ढूंढना है, cos थीटा की जगह मैं 1 लिख दूंगा। E इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म, कांस्टेंट होता है E, तो इसे बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ ds को। बच्चे सोचना, ds क्या था? उस इमेजिनरी स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा था। अगर मुझे उस पूरे इमेजिनरी स्फीयर के सारे छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ूंगा तो पूरा स्फीयर बनेगा, और पूरे स्फीयर का जो एरिया होता है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, राइट। अब दूसरा, हमको गॉस लॉ ने सिखा दिया दैट phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है बात। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं ढंग से देखता हूं तो मैं यहाँ पे बड़े प्यार से लिख सकता हूं दैट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, अब आगे देखते चलो। भाई E चाहिए था ना तुमको, शुरुआत से हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ E के लिए कर रहे हैं, तो Q है, एप्सिलॉन नॉट है, ये 4 पाई आर स्क्वायर को उधर ढकेल दो और आपका आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं पता है वो प्लीज नोट डाउन करें, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह सीधा 9 इंटू 10⁻⁹ लिख सकते हैं? कैलकुलेशंस करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। बात समझ गए? यहाँ पे आपका डेरिवेशन समाप्त होता है, बट कभी कभी एग्जामिनर में ना चुल मचलती है, तो वो एक और चीज पूछता है, show that electric field intensity is given by sigma r square upon epsilon naught r square for a charged conducting sphere। बेसिकली जब ये सवाल पूछेगा, ठीक है, तो जितना हमने अभी सॉल्व किया ना वो पूरा आप सॉल्व करोगे डायग्राम वायग्राम सबके साथ, और इस स्टेप पे आने के बाद यानी आपको जब मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर, आप इसे इक्वेशन 3 बनाएंगे, कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस डेरिवेशन, और आप आगे बढ़ेंगे सेइंग भाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से क्यू निकालूं तो इट इज सिग्मा टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। यू टेक दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, let me just equation 4 and you substitute it in equation 3, what do you get? You get 1/4 pi epsilon naught q की जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। भाई 4 पाई ने 4 पाई का काट दिया तो बचा क्या मेरे पास? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। So my value for capital E is very clear, sober and practical. It says sigma r square upon epsilon naught r square. This is your value for capital E. अब ये कब लिखोगे पता है? जब एग्जामिनर स्पेसिफाई करके पूछे तब आप इसे लिखोगे, वरना आप इसे खुद से जबरदस्ती ऐड नहीं करोगे। प्रॉब्लम विद खुद से आंसर्स लिखने का इज वेरी सिंपल, अगर गलती से आपने गलत लिख दिया तो कमाए हुए मार्क्स गलत हो जाएंगे, यानी लुट जाएगी तुम्हारी जिंदगी। बात समझ गए? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। Alright, here we go for the next derivation. Now, let's check out our second problem. अपना जो सेकेंड प्रॉब्लम है ना बच्चे, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या बोलता है ये चीज? It says
derive an expression to calculate electric field intensity due to a long charged rod. ठीक है, एक बहुत लंबा सा रॉड है, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो निकाल के दो। मैं बोला ठीक है भाई, तो इसको अगले स्लाइड पे लेके जाते चलो। सो यहाँ पे मेरे पास वो रॉड आ गया। इट्स अ लॉन्ग चार्ज्ड रॉड। व्हेन आई से चार्ज रॉड का मतलब यही है कि भाई इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, लेट्स जस्ट से कि क्यू चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। और इस बेचारी चीज का जो लेंथ है ना बच्चे, लेट्स जस्ट राइट इट एज स्मॉल एल। हमें नहीं पता कितना लंबा है, हम जैसे स्मॉल एल लिख के जा रहे हैं, बस इतना ही कहानी है हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखो, पहला एलिमेंट जो मैं चाहता हूं कि आप लोग याद रखें इसमें, दैट इज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जब भी वायर, रॉड ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, तो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाता है विथ चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो जब जरूरत पड़ेगी मैं उसे कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं। पॉइंट नंबर 1। अब मुझे बोला गया है कि कहीं दूर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर देयर विल बी अ पॉइंट पी जिसमें मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। मैंने बोला ठीक है भाई, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है ना, तो पॉइंट पी पे एक छोटा सा एरिया बना लो, ठीक है। उसका डीएस वेक्टर लिख दो बाहर, ठीक है। अब क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, इसी कारण से उसका रेडियल, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल यानी बाहर की तरफ निकलेगा। जैसे अगर ये रॉड है ना बच्चे, तो यहां से इस प्रकार निकलेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इधर और यहां से इधर, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशंस में बच्चे एंगल तो फिर से जीरो हो गया क्योंकि ई और डी सेम डायरेक्शन में है, तो cos थीटा बन गया मेरा cos 0 और cos 0 हो गया बच्चे मेरा 1। सो उसके अनुसार अगर मैंने फाई लिखा है तो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ई तो ठीक है बाहर आ गया, इंटीग्रेट होगा सिर्फ डीएस। अब डीएस किसका हिस्सा है? अब जरा सोचो, एक रॉड के आजू बाजू अगर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया जाए, डोंट यू थिंक दैट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक अ सिलेंडर? हाँ, सो अगर मैंने डीएस को इंटीग्रेट करने का सोचा, सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे एक सिलेंडर मिल जाएगा एंड इस सिलेंडर का एरिया होगा 2 पाई आर एल। क्या होगा इस सिलेंडर का एरिया बच्चे? 2 पाई आर एल। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने अज्यूम कर रखा है कि यहाँ पे एक सिलेंडर आएगा, एक सिलेंडर आएगा। क्या ये बात समझ आया? और इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज क्यू, एंड इसलिए गॉस लॉ यहाँ पे कंप्लीटली एप्लीकेबल है। अब इक्वेशन 3 भी मिल गया। फ्रॉम 2 एंड 3 वी कैन क्लियरली सी दैट E इनटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E चाहिए था ना, तो 2 पाई आर एल को उधर फेंक दो, तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल बरोबर। Q अपॉन एल को मैंने सीधा लिख दिया लैम्बडा और मेरा आंसर बन गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। खत्म, दैट इज योर आंसर। E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught r। यह आपका पहला वाला दूसरा डेरिवेशन ऑन गॉस लॉ। अब करते हैं द थर्ड एंड द लास्ट डेरिवेशन ऑन गॉस लॉ। आ जाओ। यस, अपना थर्ड क्वेश्चन कहता है derive an expression to calculate electric field intensity for a sheet, for an infinitely charged plane sheet। मैं इतना बड़ा लिख नहीं रहा बट समझ जाओ। तो भाई मेरे पास ना एक शीट है ऐसा बहुत बड़ा सा, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है। अब शीट के ऊपर चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज सिर्फ एक साइड में थोड़ी ना आएगा, फ्लो होते होते दूसरे साइड में भी आ जाएगा। फाइन, जरूरी थोड़ी ना कि ये जो चार्जेस है वो सिर्फ इसी साइड में रहे, हो सकता है ये चार्जेस फ्लो होके दूसरे साइड में भी चले जाए। अब मैंने बोला कि यहां से एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर देयर इज अ पॉइंट पी जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है, बरोबर। तो तुमने बोल दिया कि एक काम करो, फिर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लो ds। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, वेरी करेक्ट।
तो अगर मैं इसके लिए फ्लक्स लिखना चाहूंगा तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ E इंटू डी एस, क्योंकि मैं यहाँ पे एक इन्फिनिटली चार्ज शीट है, तो मुझे नहीं पता है कि इन्फिनिट शीट के आजू बाजू कैसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, क्या सिलेंडर बनाया जाए, क्या क्यूब बनाया जाए, क्या कोन बनाया जाए, नहीं पता, तो हम इसे सिर्फ ईडीएस लिखेंगे, बेसिक। अब मैंने ये रियलाइज करा क्योंकि चार्ज सिर्फ एक साइड नहीं फैला है, चार्ज दूसरी तरफ भी फैल गया है, तो देयर शुड बी अनदर पॉइंट पी हियर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस आर ऑन द अदर साइड, और उसका पास भी खुद का एक डीएस तो होगा ही होगा, जिसके वजह से मैं यहाँ पे ई डी एस ना लिख के ई डी एस इंटू टू लिखूंगा। ठीक है, अब हमको तो पता ही है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस लॉ के अनुसार Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन द प्रॉब्लम इज, क्या मुझे Q पता है? नहीं पता है, इन्फिनिट चार्ज है, इन्फिनिट शीट्स लगेंगी, इन्फिनिट शीट है, इन्फिनिट चार्जेस रह सकती है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू इस Q का पता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे एरिया और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा के साथ, सो दैट हमें मिल जाएगा चार्ज। अब इक्वेशन 1 एंड 2 देख लो, आंसर आ गया हमारा। It says E into 2ds is equal to sigma ds divided by epsilon naught. Clearly आपका ds और ds कट गया, तो आपका 2e is equal to sigma by epsilon naught में से e का आंसर आ गया sigma divided by 2 epsilon naught. Done with our first section on this chapter. चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो यही है। खत्म हो गया हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ खत्म होते ही हम चलते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ, बस टॉपिक 2 की तरफ। अपना जो टॉपिक 2 है बच्चे, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख लेते हैं नाम इस चीज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो सेक्शन अगर देखने जाएंगे तो हमारे पास पहला आता है गॉस लॉ, जो हमने अभी निपटा लिया। फिर आता है पोटेंशियल, जो अभी हम करेंगे, फटाफट से हो जाएगा, पोटेंशियल बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी, अगेन फटाफट हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आता है डाइपोल। डाइपोल मेरा फेवरेट है और एग्जामिनर्स का भी फेवरेट होता है, तो प्लीज रिमेंबर कि आप इसको बहुत ढंग से सॉल्व कर रहे हो। एक बार आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, डाइपोल हो गया, उसके बाद जाके शुरू हो जाएगा आपका कैपेसिटर। दिस इज दिस थीम ऑफ द चैप्टर। गॉस लॉ खत्म, अब बढ़ते हैं अपन पोटेंशियल की तरफ। आ जाओ, पोटेंशियल का लॉजिक क्या है देखना ध्यान से। मान लो मेरे पास अगर यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, तो इस चार्ज Q के आजू बाजू हमेशा एक फील्ड बना रहेगा, जिसको हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मान लो देयर इज एन एक्सटर्नल चार्ज Q नॉट, ठीक है। अगर मैं इस एक्सटर्नल चार्ज Q नॉट को चाहता हूं अंदर लाना, तो आई विल हैव टू डू सम वर्क ऑन दिस, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है पता है, कि कितना वर्क हो रहा है उस एक्सटर्नल चार्ज पे। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दी चार्ज। अब जरा मैं ढंग से सोचूं, इस बेचारी चीज का जो यूनिट होता है वो तो होता है वोल्ट, या फिर मैं यहाँ पे देख के लिख सकता हूँ इट्स जूल पर कूलम। किसने अगर डायमेंशन पूछ लिया तो जूल का होता है m1l2t-2। अच्छे से लिखने दो, गलत तरीके से लिख दिया मैंने, सही लिखा है बट लिखा अच्छे से नहीं है। m1l2t-2 और कूलम का होता है a⁻1 t⁻1। इसको बहुत लोग i⁻1 भी लिखते हैं। कूलम के लिए मैं करंट इनटू टाइम लिखता हूँ, करंट का a⁻1 लिखता हूँ, बट बहुत सारे टीचर्स i⁻1 लिखते हैं, विच इज ऑल्सो अल्टीमेटली करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे, आप इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। आपको यूनिट पता चल गया, डायमेंशन पता चल गया, प्लीज रिमेंबर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अब पोटेंशियल का फर्स्ट क्वेश्चन करते आ जाओ। Our first question for calculating electric potential is for a point charge. एक सिंगल चार्ज है मेरे पास, ठीक है। उस एक सिंगल चार्ज के लिए मेरे को बता दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे पता किया जाएगा। देखो एक सिंगल चार्ज है, मान लीजिए आपने ले लिया एक चार्ज कैपिटल Q, ठीक है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आजू बाजू बनाएगा। मान लीजिए एक बहुत दूर एक पॉइंट पे एक चार्ज रखा है Q नॉट, पॉइंट A पे, ठीक है, which is essentially at a distance of r1 from capital Q। मैंने कुछ फोर्स लगाया, कुछ वर्क किया और उसको पॉइंट A से खींच के पॉइंट B तक लेके आ गया, covering a tiny displacement, let's say dr. Now the new distance is clearly r2।
अब इस पूरे प्रोसेस में लेट्स कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू नॉट. It is 1 by 4 pi epsilon naught q naught divided by generalizing the distance as r square. We're generalizing it. Basic. ठीक है. अब वर्क भी हुआ है क्योंकि भाई साहब उसको वहां से यहां तक लाया गया है. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मैंने फोर्स की वैल्यू लिख ली, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिख ली, बरोबर. अब आगे फोर्स का फॉर्मूला इज क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो जो वर्क होगा वो भी छोटा सा होगा. अगर मुझे पूरा वर्क चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन करते समय कुछ इस प्रकार का एलिमेंट बनेगा ना मेरा, डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस मेरा इंटीग्रेशन इस केस में हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आर. तो आई हैव टू चेक द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर. इनिशियली इट वाज r1 एंड लेटर इट वाज r2. मतलब शुरुआत में वो r1 था और अंत में वो r2 पे चले गया. मतलब भाई साहब यहाँ पे लिमिट भी लगेंगे. ठीक है. तो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बाई आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज -1 बाई आर रेंजिंग बिटवीन r1 एंड r2. अब आगे वर्क का फॉर्मूला इज क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -1 बाई r2 माइनस -1 बाई r1. अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मेरा वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये माइनस और माइनस है ना जो दो r1 के पहले, इनको कंबाइन कर लो और लिख लो एज 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. अगेन ये वर्क आया ना, वर्क मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वर्क अपॉन चार्ज चाहिए था, वर्क अपॉन एक्सटर्नल चार्ज चाहिए था. तो मैं क्यू नॉट को ढकेल दूंगा नीचे. तो ये मेरा वर्क अपॉन एक्सटर्नल चार्ज आ जाएगा, वर्क अपॉन एक्सटर्नल चार्ज आ जाएगा विच इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 by r1 minus 1 by r2 which can be expressed as potential. खत्म कहानी. It is q upon 4 pi epsilon naught 1 by r1 minus 1 by r2. Problem solved. अब cases. मान लो पार्टिकल इन्फिनिटी पे था, उसको अपन खींच खींच के लाए हैं. तो ऐसे सिचुएशन में आपका 1 by 4 pi epsilon naught q, इसका आंसर में सिर्फ मैं जनरलाइज कर दूंगा 1 by r. हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. ये हो गया आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज. अब व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस? बहुत सारे चार्जेस है, तो मल्टीपल चार्जेस अगर हो गया मेरे पास, तो मल्टीपल चार्जेस के केस में आप पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो जरा देख लेते हैं वो भी. भाई बहुत मुश्किल तो वो भी नहीं है हमारे पास. भाई ए मान लो ऐसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, जो जिनका पोजीशन वेक्टर्स कुछ इस प्रकार है. पोजीशन वेक्टर मतलब समथिंग अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एक्सप्रेशन दैट एक्सप्लेन्स अस द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द चार्ज. फिलहाल तो ऐसा ही समझ लो हल्का सा, जिसे नहीं पता वो लोग ऐसा ही समझेंगे. समथिंग दैट एक्सप्लेन्स द पोजीशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, बस. ठीक है. अब मुझे बोला कि टोटल पोटेंशियल बताओ. मैंने देखा कि भाई फॉर्मूला होता है 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q by r. तो उसके हिसाब से फर्स्ट वाले चार्ज का आएगा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 डिवाइडेड बाय r1. दूसरे वाले चार्ज का आएगा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q2 डिवाइडेड बाय r2. तीसरे वाले का आएगा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q3 डिवाइडेड बाय r3 एंड डन. दैट इज इट. अब इसमें से 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले जाओ और बाकी का सारा सेटल हो जाएगा. बात समझ गए? दैट इज ऑल अबाउट पोटेंशियल. पोटेंशियल में एक और डेरिवेशन बनता है, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. वो डाइपोल वाला जो डेरिवेशन है वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, अब हम लोग डाइपोल में ही डाल देंगे सीधा सीधा. जितने भी डाइपोल रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे डाइपोल में चले जाएंगे. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे. अगला टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये वर्क होता है. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चे? ये सीधा साधा सा वर्क होता है, और कुछ नहीं. पूरे सिलेबस में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी पूछे, सोचने का, मेंदू पे बिल्कुल प्रेशर नहीं देने का, सीधा सीधा जाने का, वर्क निकालने का और लिख देने का, बात खत्म. वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी. क्या बोला मैंने बच्चे? वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी. एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे मेरा चेयर थोड़ा ऊंचा करने दो. हाँ बरोबर.
एक सेकेंड और। वेयर इज द रिमोट? बहुत गर्म हो रहा है इधर। पोटेंशियल एनर्जी भाई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारा वर्क के बरोबर, और वर्क होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट के बरोबर। इसके केस में एक नेगेटिव साइन आता है, इस प्रकार से हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। फिर से बताऊंगा वही वाली चीज जो हमने अभी डिस्कस करी थी। हमारे पास एक कैपिटल क्यू है, एक चार्ज, तो कैपिटल क्यू चार्ज से कुछ दूरी पे हमने ले लिया एक एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज जिसका ओरिजिनल डिस्टेंस है बच्चे r1। वेयर इज दिस? ये तो कहीं पहाड़ों पे चले गया, धरती पे लाओ इसको वापस। ये हमारा r1 है जो ओरिजिनली क्यू नॉट है, जो ओरिजिनली r1 डिस्टेंस पे था। मैंने वर्क किया और उसको यहाँ पे लेके आ गया, मेकिंग अ टाइनी डिस्प्लेसमेंट। लेट्स कॉल इट दिस डिस्प्लेसमेंट एज dr। नाउ द न्यू पोजीशन ऑफ दिस क्यू नॉट इज r2। लिख लेंगे हम यहाँ पे R2। यस, डन। अब भाई साहब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए चाहिए वर्क, वर्क के लिए चाहिए फोर्स। फोर्स का वैल्यू 1/4πε0 क्यू नॉट, एक जनरल डिस्टेंस r का स्क्वायर। अब वर्क का फॉर्मूला -f टाइम्स dr का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इट इज minus f. What is f? 1/4πε0 q नॉट by r square times dr। मैंने वर्क निकालने के चक्कर में इसको लिख दिया -1/4πε0, इंटीग्रेशन कर दिया, आ गया आंसर -1/r। लिमिट लग गया इसके r1 से लेकर r2, इसका फाइनल आंसर आ गया वर्क का इस q by 4πε0 1/r1 -1/r2, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने पिछले डेरिवेशन में किया था। खत्म, दैट इज इट। यही है आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, q by 4πε0 1/r1 -1/r2। दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एक मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे ये क्यू नॉट आएगा तो यहाँ पे भी हमारा क्यू नॉट और यहाँ पे भी क्यू नॉट आएगा। ओवरऑल अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है, जनरलाइज करना है, तो मैं इसको 1/4πε0 लिखूंगा, दोनों ही चार्जेस लिख दूंगा और उसको ले जाऊंगा, डिवाइड कर दूंगा दोनों के बीच के डिस्टेंस से। ये ध्यान में रखना है, जिन दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है वो Q1 Q2 की जगह पे आएंगे और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस रहे वो R के फॉर्मेट में आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ आज, एक छोटा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे दूंगा तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर बनाने की कोशिश थी, बन गया है रेक्टेंगल, बना देते हैं इसे स्क्वायर वापस। भाई सिलेक्ट हो जाओ, बन जाओ स्क्वायर, स्क्वायर जैसा कुछ तो बन गया है। यहाँ पे चार्ज है Q, चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q। ये डिस्टेंस है बच्चे A, ये डिस्टेंस भी है बच्चे A। अब मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोलूंगा कि भाई एक सेट बनाते। सबसे पहले मैं बोला इनके बीच में भी होगा पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच में भी होगा, इनके बीच में भी होगा, इनके बीच में भी होगा, साथ साथ ये पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में भी होगा और इनके बीच में भी होगा, यानी कुल मिला के यहाँ पे 6 सेट बनेंगे। ठीक है, पहले तो हम इन दोनों का, इसको और इसको निपटाते। चलो, इनका क्या आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये हमने निकाल दिया भाई साहब इस चार्ज का और इस चार्ज का, मतलब ये वाला सेटिंग समाप्त। अब ये वाले सेटिंग का देखो, इस वाले सेटिंग का क्या आएगा बच्चे, इट्स 1/4πε0 Q टाइम्स Q डिवाइडेड बाई A प्लस, ये सेटिंग भी हो गया। अब इस सेटिंग का सोचो क्या आएगा इसका बालक, इट्स 1/4πε0 इट Q टाइम्स Q डिवाइडेड बाई A प्लस। अब इस सेटिंग का सोचो, इस सेटिंग का सोचो क्या आएगा, ये इट्स 1/4πε0 इट्स Q टाइम्स Q डिवाइडेड बाई A प्लस। अब इस सेटिंग का जरा देखो बच्चे, इस सेटिंग का देखो जरा, ध्यान से देखना है इसका आंसर आ जाएगा 1/4πε0 Q टाइम्स Q, बट डिवाइड करेंगे हम इसे √2a से, क्योंकि ये जो साइड लेंथ आपका बन रहा है बच्चे, एज पर पाइथागोरस थ्योरम इट इज √2a प्लस
1/4πε0 q टाइम्स q डिवाइडेड बाय √2a। अगेन कैसे √2a, ये वाला, समझ गए। अब अगर तुम्हारी बुद्धि बरोबर चमकी है तो मैं सबका 1/4πε0 कॉमन ले लूंगा, ठीक है। इनफैक्ट क्यू स्क्वायर भी कॉमन ले ही लो, तो मुझे ऐसे कुल मिला के 4 केसेस मिलेंगे जिनमें डिनोमिनेटर ए है। तो क्या मैं इन सबको ऐड करके 4/a लिख सकता हूं? और 2 केस मिलेंगे जहां पे मेरे को मिल जाएगा √2a, तो मैं इसे 2/√2a लिख सकता हूं। समझदारी इसी बात में होगी। अगर आप a को भी बाहर ले लें तो q²/4πε0a into 4 plus √2, that is your answer। आगे आंसर भाई, that was your potential energy in case of a square। बेसिक सा प्रॉब्लम था, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बस। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं लिया है, बहुत आराम वाला फॉर्मूला ले लिया, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेशन खत्म। पोटेंशियल एनर्जी अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए होगा तो भी कैसे करना है आपने देख लिया। इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब इसका क्या मतलब है, देखते हैं ना, क्यों रश करना है, आओ देखे जरा। Potential energy due to a single charge placed in an electric field। Let's draw an electric field। भाई साहब we have an electric field। ठीक है। अब इनके अंदर ना यहाँ पे कहीं एक चार्ज रख दिया, सिर्फ रखा है, मूव नहीं कर रहा वो चार्ज, तो क्या उस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगा? द आंसर इज यस। पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, ठीक है। अब बस इतना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चार्ज जो है, जो पोटेंशियल कैलकुलेट होगा इस चार्ज के लिए, वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा। वो हमेशा कैलकुलेट होना चाहिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मतलब ये कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो वी लिखा है ना, वी, वो कुछ इस आर डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए। इट शुड बी विथ रेस्पेक्ट टू आर, बस। क्यू वी उसका आंसर खत्म हो गया। आर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू आर है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चे कभी कभी उस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं आगे कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस है Q1 और Q2। भाई ये जो दो चार्जेस है ना, ये एक रेफरेंस फ्रेम से R1 और R2 डिस्टेंस पे ऑलरेडी लोकेटेड है। अब मुझे क्या चाहिए ना, इनका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। मैं बोलूंगा भाई फर्स्ट वाले के कारण तो ये हो जाएगा कहानी, ठीक है, सेकेंड वाले का भी अपना होगा। बट अब जब, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस आ चुके हैं, तो इनका आपस में भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। Q1 Q2 divided by the distance between them, it's R12। that's the whole story। अब एक और डेरिवेशन बनता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। बट डाइपोल वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग अलग ही सेक्शन में करेंगे, जो अब शुरू होगा। अगला वाला टॉपिक है हमारा डाइपोल। और डाइपोल इसका आखिरी टॉपिक होगा इस वीडियो का। इसके बाद जो कैपेसिटर वाला सेक्शन है वो एक अलग वीडियो में आ जाएगा, ठीक है भाई। डाइपोल देख लो। डाइपोल, व्हाट इज अ डाइपोल? बेसिकली अगर मेरे पास दो चार्जेस है Q एंड माइनस Q, दीज आर टू अपोजिट चार्जेस बट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड दे सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ L, ठीक है। इतना सेपरेशन है दोनों के बीच में। अब मैं इसे डाइपोल बोल दूंगा। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस वी कॉल देम एज डाइपोल। अब आगे क्या, एक डाइपोल सुनते ही सबसे पहला चीज जो मेरे दिमाग में आता है दैट इज डाइपोल मोमेंट। यू माइट फील कि सर ये तो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी आवश्यकता है अगर आप इसके आगे का समझना चाहते हो। तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो Q into 2L होता है। दैट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस।
ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट बन सकेगा दैट इज कूलम मीटर बन जाएगा। भाई ये एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है और ये इकलौती ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। बाकी सभी का डायरेक्शन अगर तुम देखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब जगह पे पॉजिटिव से नेगेटिव, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। सिर्फ डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक में भी और मैग्नेटिक में भी, दोनों में ऑब्जर्व कि वो साउथ से नॉर्थ आ रहा है, उल्टा जा रहा है। ठीक है, सबका नॉर्थ से साउथ जा रहा है, इसका साउथ से नॉर्थ आ रहा है, सबका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इस बेचारी चीज का नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है। तो एक ध्यान में रखना ये चीज हम, ठीक है, दैट इज योर डाइपोल मोमेंट। एक बार डाइपोल मोमेंट खत्म हो गया तो अगला जो चीज हमारे को दिमाग में आता है दैट इज कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डाइपोल को रख दिया, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ हो गया, ठीक है, ई लिख दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ हो गया। मैंने एक डाइपोल को यहाँ पे ऐसा रख दिया, ठीक है, ये माइनस क्यू, ये बच्चा आपका प्लस क्यू। आपका डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन आएगा बच्चे वो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कुछ इस प्रकार आएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इनके बीच का एंगल जो आएगा बच्चे दैट इज दिस थीटा, दैट इज दिस थीटा। अब मुझे सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि मैं ऑब्जर्व क्या करता हूँ, देखो जब एक डाइपोल को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना, तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और ये फोर्सेस एक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। टॉर्क का मतलब समथिंग दैट कैन क्रिएट रोटेशनल मोशन। इसका फॉर्मूला हो जाता है पी बार क्रॉस ई बार, और सॉल्व करने पे ये आ जाता है मेरा पी ई साइन थीटा। बात समझ गए। अब जब टॉर्क होगा तो वर्क होगा, रोटेशन, टॉर्क हो तो रोटेशन हुआ, रोटेशन हुआ तो वर्क हुआ, वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल बनता है, मेरे को ढूंढना है मुझे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। मैंने बोला ठीक है भाई ढूंढ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यू इज बेसिकली वर्क। अब देखो नॉर्मली वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बरोबर बात, बट जब रोटेशन होता है तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स की जगह पे टॉर्क ले आता है, डिस्प्लेसमेंट dr की जगह d थीटा ले आता है, और अब इसे हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा रेंजिंग बिटवीन θ1 एंड θ2। अब आगे देखना यहाँ पे भाई P इज डाइपोल मोमेंट, वो कांस्टेंट होता है, वो बाहर आ जाएगा। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस कॉस थीटा विद इन द लिमिट्स ऑफ θ1 एंड θ2। जैसे मैं लिमिट्स पुट कर देता हूँ तो मुझे आ जाता है PE, पहले थीटा की जगह आप θ2 डालो, फिर थीटा की जगह आप θ1 डालो, फिर दोनों को कर दो सबट्रैक्ट। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा PE cos θ1 minus cos θ2. This is the potential energy of a dipole. This is the potential energy of a dipole. तो ये ध्यान में रखिएगा आप सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत दफे आ चुका है, 3 मार्क का ये क्वेश्चन बन जाता है, गिन के 1 2 3 4 5 लाइन है डेरिवेशन में, बाकी थोड़ी थियोरी ऐड करनी है और खत्म हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन भी। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, टुवर्ड्स पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो भाई अब पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं हम एक डाइपोल का, राइट भाई। तो लेट्स ड्रॉ अ डाइपोल हियर। आई हैव अ प्लस क्यू, आई हैव अ माइनस क्यू, आई हैव अ पॉइंट पी हियर। ठीक है, मुझे डाइपोल का पोटेंशियल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस पॉइंट क्यू से एक लेंथ ले लूंगा, इस डिस्टेंस ले लूंगा, r1 लिख दूंगा इसको, फिर इस पॉइंट P से निकाल के एक माइनस क्यू को कनेक्ट कर लूंगा और इससे कह दूंगा R2। लेट्स जस्ट ड्रॉ इट अगेन, कुछ तो अजीब सा बन गया ये चीज। इसको मैंने कह दिया R2, ये हो गया मेरा R1। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं क्या कर रहा ना, इस Q और माइनस Q के एग्जैक्ट बीच में एक पॉइंट ले रहा हूँ O, और इस P को उस पॉइंट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस OP को मैं लिखने वाला हूँ एस R। मैंने इसे लिखा है पॉइंट A, इसे लिखा है पॉइंट B, तो इस AP को लिखा है मैंने R1, इस B to P के डिस्टेंस को लिख दिया है मैंने R2। इतना तो हमारा भाई सॉर्टेड है। ठीक है, यहां से यहां तक इट इज L, और यहां से यहां तक इट इज L अगेन। मैं इसे एक्सटेंड भी कर रहा हूं अभी। एंड नाउ आई एम डूइंग द मैजिकल थिंग, आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ B as well as A। इस पॉइंट को लिखा है मैंने C और इस पॉइंट को लिखा है मैंने D। अगर मैं ढंग से सोचूं, ठीक है, ये हुआ मेरा थीटा और ये हुआ मेरा थीटा, ढंग से सोचना और मेरे को बताना
कि ये OC, ये है OC मेरा, ये OC का लेंथ क्या आएगा? मुझे जहां तक पता है OC का लेंथ आ जाएगा L cos थीटा। बिल्कुल वैसे ही OD का भी लेंथ आ जाएगा L cos थीटा। वहीं पे अगर मैं AC का देखूं या फिर मैं BD का देखूं तो उनका लेंथ आ जाएगा L sin थीटा। अब ये सब क्यों कर रहा हूं वो बता, वो धीरे धीरे समझ जाएगा, ठीक है? अब वो धीरे धीरे समझ जाएगा, ध्यान से देखना। अब जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो मैं बोलूंगा भाई ए का और बी का दोनों का बता, ठीक है? ए का पोटेंशियल क्या आएगा? इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। बी का पोटेंशियल क्या आएगा बच्चे? इट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R2, ठीक है? ये R1 था, ये R2 है। दोनों के पोटेंशियल्स में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, इनफैक्ट क्यू को भी कॉमन ले ही लो, बच क्या गया? 1/R1 माइनस 1/R2। मेरे को यहाँ पे ना ये 1/R1 और ये 1/R2 का कुछ झोल लग रहा है, आई नीड टू फाइंड इट आउट, ठीक है? आई नीड टू फाइंड इट आउट, ठीक है? लेट्स फिगर इट आउट। पहला चीज, मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल लेता हूं, कौन सा वाला पता है? ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको सबको? यस, ये ट्राइंगल पे हम लोग अभी फोकस करेंगे। ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल ACP पे ना लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। फिजिक्स में एक चीज याद रखने का, अगर तुम्हारे पास कभी भी तुम्हारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए तो आप सीधा पाइथागोरस लगा दोगे, दिमाग नहीं लगाने का, सीधा पाइथागोरस लगाने का, ठीक है? इट सेज AC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। AC भाई साहब इज L sin थीटा का स्क्वायर प्लस CP, if you understand and you look at it well, is CP not OP माइनस OC? ढंग से सोचो बच्चे, ढंग से सोचना। इज CP नॉट OP माइनस OC? ये है ना CP क्या? ये जो इसमें से इतने को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, यस। तो CP माइनस OC लिख देता है मैं उसके लिए, तो इट्स CP माइनस OC इज इक्वल टू your what was that? AP square. AP is clearly R1 का square। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। R1 square is equal to CP minus OC। भाई CP क्या चीज है? CP, एक सेकंड ना, CP नहीं था वो बच्चे, OP था, OP था, हाँ, OP minus OC। OP क्या है? OP is R and OC as what we have here is L cos theta का स्क्वायर प्लस L sin थीटा का स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट्स। R1 स्क्वायर बन जाएगा मेरा R स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा प्लस L स्क्वायर साइन L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एक्साइटमेंट ना, प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई इन दोनों में से ना L स्क्वायर को कॉमन ले लो, आपका R1 स्क्वायर आ गया R स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा प्लस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। अब आगे बढ़ते हैं, यही से मसाला शुरू होगा। मेरे को ना R1 स्क्वायर, मेरे को R1 की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे देखना। R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा प्लस L स्क्वायर। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को R स्क्वायर से डिवाइड करना चाहता हूं, पूरी चीज को। तो जैसे मैं R स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, आई गेट समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस, 1 माइनस 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय R, क्योंकि ये R इस R को खा जाएगा, प्लस L स्क्वायर बाय R स्क्वायर। लेट मी टॉक अबाउट सम रियल थिंग। ये जो L होता है ना, दैट इज वेरी 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 लेस देन R, ठीक है? तो L बाय R ऑलरेडी काफी छोटा होगा, तो L स्क्वायर बाय R स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा है। एक चीज याद रहे, एक छोटे नंबर का स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा नंबर होता है, बात समझ आया? ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, जैसे सिंपल है, अगर मैं 1/4 का स्क्वायर करूँ तो 1/16, फार स्मॉलर, राइट? तो L स्क्वायर बाय R स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा होता है और हम छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, एग्जैक्टली लाइक शी डिड टू यू, right? So what do we have now? What do we have now? We have R1 square upon R square is equal to 1 minus 2L by R cos theta। अब R स्क्वायर को उधर भेज दो, तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 minus 2L by R cos theta। ऑलराइट, अब रूट ले लो भाई, ठीक है? अब रूट ले लो, तो R1 बन जाएगा R इंटू 1 minus 2L by R cos थीटा
का रूट। ठीक है, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स रेस टू n, वो बोलता है इट्स 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, ये कब वैलिड है पता है? व्हेन x इज लेस देन 1, व्हेन x का वैल्यू इज लेस देन 1, तब आप ये कर सकते हो, आप पावर को सीधा ले आओगे और x से मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी इसके केस में x कौन है बच्चे? x है मेरा 12 बाई आर कॉस थीटा, ये पावर आएगा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका ये आंसर कन्वर्ट हो जाएगा एस r1 इक्वल टू r इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 12 बाई आर कॉस थीटा। अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे r1 स्टेप 1 था, अब मुझे 1 बाई r1 चाहिए, देखना ध्यान से। तो ये आ जाता है 1 माइनस एल बाई आर कॉस थीटा। गेम नहीं खत्म हुआ है, क्यों? कब गेम खत्म होगा पता है? जब मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना ये वाली चीज, तब जाके गेम खत्म होगा। पहले अब मुझे R1 मिला, अब मुझे 1 बाई R1 निकालना है। गेम तो तब खत्म होगा ना जब 1 बाई R1 मिलेगा। रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई R। तुम्हें नहीं लगता कि इसका जो पावर है वो भी अब नेगेटिव हो गया? एल बाय आर कॉस थीटा वैसे भी छोटा नंबर है 1 से, तो -1 भी आ जाएगा अंदर। तो मेरा 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू 1 प्लस एल बाई आर कॉस थीटा। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ACP से। ठीक है, अब सिमिलर, अब तुम बैठ के ना सॉल्व नहीं करोगे, अब तुम बैठ के सॉल्व नहीं करोगे। सिमिलरली अब हम उठाने वाले ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा डेरिवेशन है थोड़ा सा, ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे BDP। ठीक है, इस ट्राइंगल पे हम सेम चीज करने वाले, लिखना नहीं है तुम्हें इतना बड़ा चीज, वापस से सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, सिमिलरली शब्द का उपयोग करना है और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा लिख देना है। तुम्हें लिखना है सिमिलरली फॉर ट्राइंगल BDP 1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 बाई R, सिर्फ साइन बदल देना यहाँ पे। और मैं बोलने की जरूरत नहीं, बट अगर मैं सॉल्व करूंगा ना सेकेंड वाले ट्राइंगल को इसी तरीके से, तो मुझे 1 बाई R2 मिल जाएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, 1 बाई R को ले लिया कॉमन। ठीक है, अब बुद्धि का प्रयोग करेंगे हम, 1 इस 1 को खा जाएगा, L बाई आर कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस L बाई आर कॉस थीटा विल गिव मी 2L बाई आर कॉस थीटा। You will take this value and put it in equation 1. Put 4 in 1. भाई 1 का इक्वेशन क्या था? 1 का इक्वेशन था Q by 4 pi epsilon naught 1 by R1 minus 1 by R2। बरोबर, मैं 1 by R1 minus 1 by R2 की जगह पे सीधा ये वैल्यू चिपका रहा हूं। ठीक है, अब बुद्धि बुद्धि बुद्धि, Q को 12 से कर दो मल्टीप्लाई, तुम्हें मिल जाएगा P कॉस थीटा ऊपर, यहाँ पे नीचे क्या रहेगा? देखो नीचे आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर स्क्वायर बना देंगे और ये हो गया तैयार आपका आंसर। फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज योर वैल्यू टू कैलकुलेट पोटेंशियल, दिस इज योर वैल्यू टू कैलकुलेट पोटेंशियल। भूलना नहीं है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बट ये 4 मार्क के लिए आने का चांसेस होता है हमेशा, हमेशा इसका 4 मार्क का आने का चांसेस है। ठीक है, अब at a point on the axis, at a point on axis where theta is 0, your potential will be 1 by 4 pi epsilon naught P by R square। खत्म। At a point on the equator, भाई on equator your theta is 90 and when your theta is 90 your potential is clearly 0। खत्म। That is your electrostatics without capacitor। अब अगले सेशन में हम आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद कैपेसिटर के साथ। आज इतना खत्म कर दो भाई, मतलब मुझे लगता है वैसे तो सबका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करके हो गया होगा इस टाइम तक, पर फिर भी अगर नहीं हुआ है तो इतना खत्म कर दो। एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग कैपेसिटर्स और न्यूमेरिकल्स की तरफ डिस्कशन लेके जाएंगे। विद दैट बीइंग सेड, बाय बाय, हैव अ गुड डे।